हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल इंडिया, जहाँ पर हम एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? राइज ऑफ महाजनपदास, जहाँ हमने डिस्कस किया। फिर हमने अलग अलग रिलीजन्स देखे उस टाइम पर जो वैदिक रिचुअल्स के अगेंस्ट आए थे। ठीक है, अब जब हम महाजनपदास का राइज हमने डिस्कस किया, उसी टाइम पीरियड के अंदर हम देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी पूरे रीजन के अंदर। ठीक है, अब जब ये जो मगध है उसका डिक्लाइन होता है, ठीक है, उस टाइम पर जो पावरफुल रूलर्स रूल करते हैं उनके डिक्लाइन के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो उसी टाइम पीरियड को हम डिस्कस करेंगे। और उस टाइम पीरियड के अंदर हमने ये भी देखा कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो क्या है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है, स्टेट्स में डिवाइड है, जिसको हम जनपदास या महाजनपदास कहते हैं। ठीक है, आइए उसी चीज के बारे में देखते हैं कि इसी टाइम पीरियड के अंदर हमारे यहाँ क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेजन्स हुए। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, या वो जो बाहर के रूलर्स जिन्होंने यहाँ पर अटैक किया उनके भी कुछ मोटिव्स थे। ठीक है, तो 6 BC के अराउंड जब हम महाजनपदास का राइज पढ़ रहे हैं, उस टाइम पीरियड के अंदर पूरी इंडिया जो है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, वो अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है, जनपदास के अंदर, महाजनपदास के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, छोटी छोटी स्टेट्स हैं। ये क्या कह रहा है? देयर वर स्मॉल स्टेट्स विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी ओवर देम, यानी कि उधर छोटी छोटी स्टेट्स हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कि यानी जैसे ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उस टाइम पर अनडिवाइडेड इंडिया था। ठीक है, वो सारा रीजन जो है वो किस में डिवाइडेड है? जनपदास के अंदर डिवाइडेड है, महाजनपदास के अंदर डिवाइडेड है, छोटी छोटी स्मॉल किंगडम्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी इनके ऊपर रूल नहीं कर रही है, या वो इनको कंट्रोल नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसी की वजह से इसी चीज ने बाहरी लोगों को, बाहरी इन्वेडर्स को इनकरेज किया कि वो यहाँ पर आसानी से बासानी आकर यहाँ पर अटैक करें और यहाँ पर अपनी हुकूमत को कायम करें। तो कौन कौन यहाँ पर आया? पर्शियंस एंड ग्रीक्स यहाँ पर आए इंडिया के अंदर पहली बार, जिन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेड किया, फॉरेनर्स ने। ठीक, दिस इज, अब ये चीज हमें कहाँ से प्रूव होती है कि इन्होंने इन्वेड किया, पर्शियंस ने सबसे पहले इंडिया के अंदर इन्वेड किया? तो इंडियन वेदास जो है, यानी जो इंडियन बुक्स हैं, उनके बीच में, और जो पर्शियन की रिलीजियस बुक्स हैं, ठीक है, वेदास इंडिया की रिलीजियस बुक्स हैं, ठीक है, और पर्शियन की जो रिलीजियस बुक्स हैं उनमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसका मकसद, मतलब ये हुआ कि वो मोस्ट प्रोबेबली दोनों साथ में रहते थे। ठीक है, दोनों लोग आपस में रहते थे, पर्शियंस भी रहते थे, इंडियंस भी, इनके बीच में कोई ताल्लुक कायम हुआ होगा। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों की बुक्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है। ठीक, विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज रिलेशंस ग्रू क्लोजर एंड क्लोजर। अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया और वो रिलेशन उनका जो है वो क्या हो गया, और ज्यादा कुर्बत वाला हो गया, और ज्यादा वो एक दूसरे के करीब आने शुरू हो गए। ठीक है, अब जो पहला किंग था जिसने इंडिया के अंदर कंपेन लॉन्च की अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, वो कौन सी थी? साइरस। और ये कौन सा रूलर है? पर्शियन रूलर की हम बात करें, सबसे पहले पर्शियन पीपल ने जो है वो रूल किया। ठीक है, तो कौन सा फर्स्ट रूलर? साइरस वाज द फर्स्ट किंग टू अंडरटेक अ कंपेन अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के अगेंस्ट कंपेन किसने फर्स्ट टाइम लॉन्च की? साइरस ने। एंड 530 BC के अराउंड इसने की। उस टाइम पर इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। इंडिया के जितने भी रूलर्स थे या छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर रूल कर रहे थे, उनमें आपस में इत्तेहाद नहीं था। ठीक, वो क्या करते थे, वो उनमें डिसयूनिटी थी। तो उसी चीज की वजह से उसका जो फायदा है वो किसने उठाया? बाहरी लोगों ने उठाया, और उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया। ठीक, तो उसकी वजह से पर्शियन रूलर जो साइरस है वो अपने इस चीज में कामयाब हुआ, अटैक करने में। अब इसके रिगार्डिंग अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग व्यूज हैं कि इसने रूल इंडिया के अंदर किया, अटैक किया कि नहीं किया। आइए उस चीज के बारे में देखते हैं। स्ट्रैबो जिस तरीके से कहता है कि उसका जो इंडियन इन्वेजन है वो फेल हो चुका। ठीक है, यानी कि वो कामयाब नहीं रहा, वो इंडिया पे रूल नहीं कर पाया, और 7 बंदों के साथ वो इंडिया से वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उसने सिर्फ काबुल रीजन के अंदर, ऐसा नहीं है कि उसने ट्राई नहीं किया, ट्राई किया था उसने, बट उसको सिर्फ काबुल रीजन, यानी जो अफगानिस्तान वाला रीजन है, वहां वो सक्सेस हासिल कर पाया। जो इंडियन रीजन है उसके बाहरी इलाकों में उसने जो है वो रीजन कॉन्क्यूर किए, बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो नहीं आ पाया। ठीक है, ज़ेनोफोन जो है वो ये बोलता है, वो भी इस चीज को डिनाई करता है कि साइरस ने इंडिया के अंदर रूल नहीं किया है।
अब नियार्कस जो है वो ये बोलता है कि साइरस ने अपनी मोस्ट ऑफ हिज आर्मी जो है, जो जंग के अंदर लड़ती है, ठीक, उसने गैद्रोशिया डेजर्ट एक रीजन है, वहां उस रीजन के अंदर वो खो चुकी थी उससे, जब वो इंडिया को इन्वेड करना चाह रहा था। तो किस रीजन से इन्वेड करते थे? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से, यानी नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है वहां से ये अटैक करने की कोशिश करते थे। तो यही इसका कहना है कि जब इसने इंडिया की तरफ इन्वेड करने की कोशिश कर रहा था, उससे पीछे वाला रीजन जो है, कैप्रोशिया डेजर्ट जो है, वहां पर इसकी आर्मी जो है वो मोस्टली इसकी आर्मी खो जाती है और ये इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। प्लाइनी, अब जो अलग स्कॉलर हैं वो ये कहते हैं कि साइरस ने कपीसा और गोरबंद वैली जो अफगानिस्तान वाले रीजन के अंदर है, सिर्फ उनको कन्क्योर वो कर पाया और उस रीजन के बाद आगे वाले फर्दर रीजन जो हैं उनको कन्क्योर नहीं कर पाया। अल्टीमेटली साइरस, इनकी डेथ हो जाती है 530 बीसी के अराउंड, और इनके बाद जो आगे आते हैं वो आते हैं कैम्बिसेस। ठीक, 8 साल तक इन्होंने रूल किया, लेकिन कोई भी बड़ा मेजर कॉन्क्वेस्ट इसका हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद असीरियन, बहुत सारे और लोगों ने भी अटैक करने की कोशिश की, इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश की, ठीक है। एन असीरियन क्वीन, एक असीरियन क्वीन थी, उन्होंने भी एक इन्वेजन प्लान किया था, ये चीज प्लान की थी कि हम इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे और यहाँ पर अपनी टेरिटोरियल, अपना इन्फ्लुएंस जो है वो झाड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उन्होंने प्लान बनाया, लेकिन जब उनका एग्जीक्यूट करने का टाइम आया तो तब उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले उनकी मौत हो जाती है, तो वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाती है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इरानियंस जो हैं उनका इन्वेजन होता है, ठीक है। ईरानियन भी कहते हैं, पर्शियन भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हम कौन सा पढ़ते हैं? दारियस इन्वेजन, ठीक है। जो दारियस पर्शियन पीपल था, पर्शियन लोग था, ठीक है, किंग था, उसने यहाँ पर इन्वेड किया। उसका काज क्या था उस टाइम पर इंडिया के अंदर इन्वेड करने का? वो ये चीज था कि उस टाइम पर मगध के अंदर डिसयूनिटी चल रही थी। मगधन रीजन के अंदर हमने देखा कि जब वो 3 डायनेस्टीज जो है, शिशुनाग, नंदा और एक और डायनेस्टी जो रूल कर रही थी, वो रूल उस टाइम पर जब उनका रूल खत्म हो जाता है, जब उनके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, उसी टाइम पीरियड के अंदर उसी चीज का फायदा लेते हुए, ठीक है, दारिस ने इंडिया के अंदर इन्वेड कर दिया। दूसरा काज ये था कि इंडिया के इसके अंदर पर्शियन पीपल जो थे, उनका ये एम था कि हमें ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को एक्सपैंड करना है, अपने एम्पायर को बड़ा बनाना है। उस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के पास कोई एम्पायर का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। बट पर्शियन पीपल या ईरानियन पीपल जो थे, उनके पास एक एम्पायर का कॉन्सेप्ट था। उनकी जो टेरिटरी है या उनका जितना भी एरिया उनके अंडर आता था, वो एक ही रूलर के अंडर जो है वो काम करता था या चलता था वो। बट उस टाइम पर इंडिया के अंदर महाजनपदास के अंदर हमने इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिवाइड होते हुए देखा, तो इंडिया के पास एक एम्पायर का कॉन्सेप्ट नहीं था। दारिस ने इन्वेड किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया के रीजन को, ठीक है। ये जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाला रीजन है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इन रीजन के जरिए जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। उसके बाद किन किन रीजन्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया? पंजाब, सिंध एंड इंडस रिवर, ठीक है। और ये जो इंडिया का जो उनका ये प्रोविंस था जिसके ऊपर उन्होंने अटैक किया, दैट इज द पंजाब सिंध सिंधस वाला रीजन, ठीक है, वो उनका 20th पर्शियन प्रोविंस बना। और टोटल प्रोविंसेस उनके कितने थे? 28, यानी पर्शियन एम्पायर के टोटल प्रोविंसेस 28 प्रोविंसेस थे। और इंडियन वाला उनका जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो उन्होंने एरिया कॉन्क्यूर किया था, वो कौन सा वाला था? 20th वाला। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या होता है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनको इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाले रीजन से ही जनरेट हो रहा है। तो जब उनको सबसे ज्यादा ये वाला इधर से ही जनरेट होगा, तो वो अल्टीमेटली काफी लंबे अर्से तक यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे? रूल करेंगे। तो इंडो ईरानियन कॉन्टेक्ट, इनका ताल्लुक कब तक कायम रहता है? 200 साल तक, ठीक है। आप देखो, सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनको जनरेट, इतना बड़ा एम्पायर है, उसको चलाने के लिए जो है वो आपको रेवेन्यू भी चाहिए, आपकी इकोनॉमी थोड़ी साउंड होनी चाहिए। तो उनको सबसे ज्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उनके इंडियन सबकॉन्टिनेंट के प्रोविंस से, जो उनका 20th प्रोविंस था। तो अब वो इस प्रोविंस को आसानी से छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। ये वाला जो रीजन था, जो इन्होंने ये इस पर अटैक किया, ये वाला रीजन काफी ज्यादा फर्टाइल रीजन था, ठीक है, जरखेज था, यहाँ पर अच्छी खासी फसल भी जो है वो उगती थी। तो हर चीज जो है वो आपकी यहाँ पर साउंड है, तो ये इस रीजन को नहीं छोड़ेंगे, बआसानी तरीके से ये इस चीज को
नहीं छोड़ेंगे। तो इनका कांटेक्ट इंडियन पीपल के साथ कितने लंबे अरसे तक चला? 200 साल तक चला, राउंड अबाउट 200 ईयर्स। उसके बाद इनके इन्वेजन का क्या इफेक्ट होता है, क्या असर होता है, उस चीज को हम देखते हैं कि अब जब ये इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे, यहाँ पर बसेंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो बढ़ता है। अब इनके लिए एक रास्ता खुल गया। अब पर्शियन पीपल जो है उन्होंने इंडिया के ऊपर जब अटैक किया तो उनके लिए एक जो बैरियर था उन्होंने वो चीज तोड़ दी। अब इंडिया के साथ उनका एक डायरेक्टली ट्रेड रिलेशन भी जो है वो कायम हो जाएगा। वो यहाँ से चीजें उधर लेंगे, उधर की चीजें यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो यही सेम चीजें ये बोल रहा है कि उनका ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो क्या करेगा, ग्रीव करेगा, ऊपर बढ़ेगा, ठीक। उसके बाद पर्शियन का जो है, पर्शियन कांटेक्ट ओपन इंडिया टू वाइडर मार्केट्स, इंप्रूविंग बिजनेस एक्सचेंजेस एंड कल्चरल इंटरेक्शंस। अब क्या होता है कि जो पर्शियन के साथ, ये जो पर्शियन या ईरानियन पीपल के साथ इनका इंडियन का जो ताल्लुक कायम हुआ, उसकी वजह से इंडिया को एक मार्केट मिल गई, ठीक। इंडिया के पास बहुत सारी चीजें थी बट उसके पास एक मार्केट नहीं है। अब उस टाइम पर उसको जब पर्शियंस ने अटैक किया, यहाँ पर उनकी ताल्लुकात कायम हुए, तो उनके लिए एक मार्केट जो है वो खुल गई, ठीक है, तिजारत के लिए। इसकी वजह से बिजनेसेस भी एक्सचेंज हुए और उसके बाद लोगों ने कल्चरली भी इंटरेक्ट किया। वहां के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहां जाएंगे, तिजारत के सिलसिले में जाएंगे, लेकिन आइडियाज, कल्चर, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जो है वो क्या होंगी, एक्सचेंज होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि रोड्स एंड हाईवेज को बनाया गया, बिल्ड किया गया। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप तिजारत करोगे, आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए, आपके पास रोड्स होने चाहिए, हाईवेज होने चाहिए, क्योंकि आप बआसानी तरीके से अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्या कर सके, पहुंचा सके। उसके बाद इन्हीं लोगों ने जो है क्या किया कि बड़े बड़े लंबे लंबे रोड्स जो है वो बनाने की शुरुआत इंडिया के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर शुरू कर दी, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है, ट्रांसपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर स्मूथ हो गई, ठीक है। अब जब हमारे पास बड़े बड़े रोड्स हैं, हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी जल्दी, मतलब जल्दी तरीके से या बड़े छोटे से कम टाइम पीरियड के अंदर हम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, अपने एम्पायर का पता लगा सकते हैं, अपने लोगों का पता लगा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम आगे भी पढ़ेंगे कि ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट्स का जिक्र बार बार आएगा। ये एक स्क्रिप्ट है, जिस तरीके से हिंदी एक लैंग्वेज है और देवनागरी स्क्रिप्ट में वो लिखी जाती है, सेम उसी तरीके से ये जो एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, एक तरीका है एक लैंग्वेज को लिखने का। तो वो कहाँ से इंट्रोड्यूस होता है, इन्हीं पर्शियन और इरानियन पीपल से। वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं इनको। इंडियन के साथ और पर्शियन के जब कांटेक्ट होता है तो हमें एक न्यू स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, दैट इज द खरोष्टी स्क्रिप्ट। और वो किस तरीके से लिखी जाती है, जिस तरीके से हम अरेबिक या उर्दू तरीके लिखते हैं, राइट से लेफ्ट तक, ठीक है। तो ये एक स्क्रिप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुई और किसका इफेक्ट है, ये ईरानियन और पर्शियन इन्वेजन का इफेक्ट है। उसके बाद बहुत सारी और भी चीजें इंडियन पीपल ने जो है अडॉप्ट की पर्शियन पीपल की। आइए उस चीज के बारे में देखते हैं कि उनके जो कोर्ट मैनर्स थे, जिस तरीके से कोर्ट प्रोसीजर्स होते थे, सेरेमनीज होती थी, इंडियन इंडियन पीपल ने वो भी यहाँ से अडॉप्ट की, ठीक। उसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बहुत सारी, जब हम मौर्यन एम्पायर को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से काफी प्रैक्टिसेस, पर्शियन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की थी, ठीक है। इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य ने पर्शियन से ही इंस्पायर हो गए, फिर अपने एम्पायर के अंदर बॉडी गार्ड्स के उसके रिक्रूटमेंट में वुमेन्स को तैनात किया, यानी वुमेन को एज अ बॉडी गार्ड रखा जा रहा है। वुमेन को स्पाई सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा आगे, ठीक है। तो उसी स्पाई सिस्टम के अंदर वुमेन्स को तैनात करना शुरू कर दिया। और ये कॉन्सेप्ट चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ से लिया था, पर्शियन पीपल से लिया था, पर्शियन एम्पायर से लिया था। उस टाइम पर इंडिया की वीकनेस जो है वो एक्सपोज हो गई इंडिया के सामने, इंडिया के लोगों के सामने, यहाँ के रूलर्स के सामने, जो एम्बिशियस रूलर थे, ठीक है, उनके सामने ये चीज एक्सपोज हो गई कि अगर हम यूनाइट नहीं होंगे, हमारे पास एक एम्पायर नहीं होगा, हम पूरे रीजन को एक अम्ब्रेला के अंडर नहीं लेकर आएंगे, तो हम जो है ऐसे ही हमारे ऊपर बाहरी अटैक्स जो है वो होते रहेंगे, ठीक। तो इसी अटैक ने इंडिया की वीकनेस को एक्सपोज कर दिया और पर्शियन इन्वेजन ने ये शो किया कि इंडिया कितना उस टाइम पर पॉलिटिकली वीक है, क्योंकि उस टाइम पर अलग अलग डायनेस्टीज, ठीक है, हकीकी सी बात है कि उस टाइम पर अलग अलग डायनेस्टीज इंडिया के अंदर रूल कर रही थी, तो वो कैसे स्ट्रांग होगा।
वो आपस में एक दूसरे के लिए लड़ते रहते थे। हमने जैसे स्टार्टिंग के अंदर देखा कि 16 महाजनपदास थे, बट बाद में होते होते 4 महाजनपदास जो है वो आपस में लड़ते रहे। ठीक है, ये आपस में सारे एक दूसरे से लड़ते रहते थे सुप्रीमेसी गेन करने के लिए। फिर लास्ट में 4 बचे, 4 वो भी आपस में लड़ते थे, लेकिन एट द एंड कौन सुपीरियर या जिसकी सुजारनिटी सबके ऊपर थी वो कौन था? मगध निकल कर आया। तो वैसे ही उस तरीके से तो कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी या पॉलिटिकली ये वीक लोग होंगे जो आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे। जब अंदर वाले इंटरनली ऐसी चीजें होंगी तो बाहरी लोगों के लिए अटैक करना बहुत आसान है। तो इसी चीज ने इंकरेज किया ग्रीक्स को और बैक्टेरियंस को कि इंडिया के अंदर इन्वेड करेंगे और इनको आसानी से हम कैप्चर कर लेंगे। इसकी वजह से आइडियाज इंटरचेंज हुए, ठीक है, एक्सचेंज हुए। इंडियन स्कॉलर्स ने पर्शिया विजिट किया, पर्शियन स्कॉलर्स ने इंडिया को विजिट किया। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि नॉलेज शिफ्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे कि उनके इंडियन वेदास के बीच में और पर्शियन के रिलीजियस बुक्स जो है वो आपस में कुछ ना कुछ मेल खाती हैं। तो यही चीज होती है, कल्चर फिलोसफी एक दूसरे से एक्सचेंज होंगी। तो अब हमें बहुत सारी चीजें और भी सीखने को मिलेंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें एक एम्पायर का कॉन्सेप्ट मिलता है। इंडियन रूलर्स यही से इंस्पायर हुए, चंद्रगुप्त मौर्य जिस तरीके से। इसके बाद फर्स्ट एम्पायर, इंडियन एम्पायर जो बनता है वो है मौर्यन एम्पायर। तो वो कहाँ से कॉन्सेप्ट हमें आया? पर्शियन पीपल से, कि अगर पर्शियन लोगों से, पर्शियन एम्पायर से, कि अगर हम ही इत्तेहाद कायम नहीं करेंगे, हम पूरे रीजन को एक अम्ब्रेला के अंदर नहीं लाएंगे, एक छत के अंदर नहीं लाएंगे, तो हम ऐसे ही हारते रहेंगे। ठीक है, ऐसे हमारे ऊपर बाहरी लोग जो है वो अटैक करना शुरू हो जाएंगे। तो यही कंसेप्ट उन्होंने लाया। और किसने इसको इम्प्लीमेंट किया फर्स्ट टाइम? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, आइडिया ऑफ यूनिफाइड एम्पायर केम फ्रॉम पर्शियन एग्जाम्पल। और पर्शियन से ही देखकर एक यूनिफाइड एम्पायर का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया के अंदर आया। और किसने उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया, अडॉप्ट किया? वो किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सारी और कास्ट भी फ्लरिश हुई। अब वो वाले लोग हैं पर्शियन, वो अलग पीपल हैं, अलग कास्ट के लोग हैं, अलग जाति के लोग हैं। ठीक है, अलग उनका रहना सहना है, अलग उनके तौर तरीके हैं। जब वो यहाँ पर आए और हमने ये भी देखा कि उन्होंने कितने साल तक यहाँ हुकूमत की है, कितने साल तक उनका एक रिलेशन रहा, वो रहा 200 ईयर्स तक। तो कितना लंबा टाइम पीरियड है ये। उसी चीज को हम देखेंगे कि जब उन्होंने यहाँ पर अटैक किया, यहाँ पर वो बस गए। अब 200 साल है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यहाँ रहे होंगे, उनके यहाँ ताल्लुक भी कायम हुए होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाया, यानी यहाँ के लोगों के साथ शादियां करना शुरू कर दी। जब वो अलग कास्ट के लोग हैं, वो अलग रीजन के लोग हैं। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अलग लोग हैं, अलग जाति के लोग हैं। तो उन्होंने जब दोनों आपस में मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाएंगे, दोनों की आपसी में शादी होगी, तो एक अलग अलग कास्टेस हमें देखने को मिलेंगी, न्यू न्यू कास्टेस हमें देखने को मिलेंगी, अलग अलग कास्टेस एंड सब कास्टेस। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर भी काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ उस टाइम पर। पर्शियन का आर्किटेक्चर, आर्ट, ये सारी चीजें जो है वो फ्लरिश कर चुका था और अच्छे खासे तरीके से डेवलप कर चुका था। तो उसी की वजह से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है इंडियन के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर, कल्चरल ट्रेडिशंस के ऊपर। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोकन पिलर्स हैं उसके ऊपर हमें काफी ज्यादा इफेक्ट जो है, इन्फ्लुएंस किसका देखने को मिलता है? पर्शियन एम्पायर का। ठीक, तो पर्शियंस का ही हमें क्या मिलेगा? इन्फ्लुएंस मिलेगा, क्योंकि हमारा इनके साथ ओवर 200 इयर्स जो है वो क्या रहा है? रिलेशन रहा है। उसके बाद ये हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि वुमेन गार्ड्स को तैनात करना फॉर द स्पाई सिस्टम के लिए, या अपनी एम्पायर को सेफगार्ड करने के लिए वुमेन्स को तैनात किया जाएगा। तो वो कहाँ से इन्होंने कॉपी किया इस चीज को, इस प्रैक्टिस को? पर्शियन से। उससे पहले वुमेन्स को इन सभी सारी चीजों के अंदर, पॉलिटिकल सिनेरियोज के अंदर आने की इजाजत नहीं थी और उनको इतना ज्यादा कंसीडर भी नहीं किया जाता था। तो ये सारा इन्फ्लुएंस इनको जो है वो वहां से देखने को मिला। उसके बाद अगर हम देखें तो उस सेकंड जो इन्वेजन है वो किसने किया? वो किया ग्रीक पीपल ने। मैसिडोनिया का एक रूलर था, मैसिडोनियन इन्वेजन हुआ। वो कौन था? अलेक्जेंडर, यानी ग्रीक लोग। ठीक है, 326 बीसी के अराउंड इसने जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेड किया। अब इसने इंडिया के अंदर इन्वेड क्यों किया, इसके रीजन क्या थे? सेम जिस तरीके से पहले वाले के हमने रीजन देखे कि उसको एक पूरी दुनिया को, इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, सिकंदर आजम, यानी ये पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को अपनी हुकूमत के अंडर लाना चाहता था।
तो उसके लिए ये इसने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया। अब इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला रीजन भी जो है वो क्या करना था, कैप्चर करना था। तो इसका एक ख्वाब था कि इसको पूरे वर्ल्ड का कॉन्क्वेस्ट करना है। उसी चीज ने इसको जो है इनकरेज किया कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो क्या करे, अटैक करे। उसके बाद इसको इंडिया की वेल्थ का नॉलेज काफी ज्यादा था। उस टाइम पर जितने भी फॉरेन इन्वेजन हुए वो इस वजह से भी करते थे ताकि वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर सके। और दूसरा, इंडिया जो है वो काफी वेल्दी रीजन रहा है शुरू से ही, शुरुआती दौर से ही, ठीक। तो उसी लिए इनकी वेल्थ का जो वो सारी चीजें हैं वो उन लोगों को पता थी और इसी दो वजह से वो क्या करते थे, इंडिया के अंदर अटैक करते थे। 4th सेंचुरी बीसी के अंदर ग्रीक्स और ईरानियन आपस में भी लड़ रहे थे फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ वर्ल्ड। अब क्या बात ये चीज बोल रहा है कि 4 सेंचुरी बीसी के अराउंड ग्रीक्स और पर्शियंस, जिनका हमने डेरियस का या उनका पहले जिक्र किया पर्शियंस का, वो लोग और ग्रीक यानी अलेक्जेंडर वाले, ये लोग जो है वो आपस में लड़ रहे थे कि दुनिया पर हुकूमत कौन कायम करेगा। पर्शियन कह रहे थे हम करेंगे, ग्रीक्स कह रहे थे हम करेंगे। तो ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, ठीक। अब जो पर्शियन ने पहले ही रीजन कैप्चर कर लिया, उन रीजन के ऊपर कौन अटैक करेगा, अलेक्जेंडर अटैक करेंगे, ताकि उनको उनको वो वाला भी रीजन चाहिए, क्योंकि दोनों किसका ख्वाब देख रहे हैं, दोनों का ये ख्वाब था कि हमें पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपनी हुकूमत को कायम करना है, ठीक। तो 4 सेंचुरी बीसी के अंदर ग्रीक्स और ईरानियन जो है वो आपस में लड़ते हैं वर्ल्ड की सुप्रीमेसी के लिए, ठीक। लेकिन अलेक्जेंडर जो एक रूलर था, ग्रीक रूलर था मैसिडोनिया का, वो ईरानियन एम्पायर को 4th सेंचुरी बीसी के अराउंड जो है वो क्या कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो अब जो ईरान के अंदर, पर्शियन के अंडर जो रीजन थे, वो किसके अंडर आ जाते हैं, वो आ जाते हैं अलेक्जेंडर के अंदर। तो इसी तरीके से ईरानियन एम्पायर भी जो है, जो उनके रीजन है, वो किसके अंडर आ जाते हैं, अलेक्जेंडर के अंदर आ जाते हैं। अलेक्जेंडर ने कब एंथ्रोन किया, यानी गद्दी नशी, यानी गद्दी पर कब बैठा, वो ये सारी चीजें जो उसने पॉलिटिक्स है, ये सारी चीजें उसने कब जो है वो संभालना शुरू कर दी, जब उसकी एज जो है वो मात्र 20 साल थी। उसके बाद उनके वालिद का नाम जो है वो क्या है, फिलिप। अलेक्जेंडर के वालिद का नाम। उसके पहले अब वो इंडिया को कैप्चर करना चाहता था, तो इंडिया को डायरेक्टली कैप्चर नहीं कर सकता था। तो इंडिया को कैप्चर करने से पहले उसने क्या चीज, प्रीलिमिनरी स्टेप्स क्या लिए इंडिया को अटैक करने से पहले। अब जो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इंडिया है, इस रीजन के उस पार इंडिया है, ठीक है। इससे इस वाले रीजन को वो पहले क्या करेगा, कॉन्कर करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ रूल अपना कायम करेगा। फिर जब उसको सिचुएशंस वैसे दिखेंगी, फेवरेबल कंडीशंस दिखेंगी, देन वो यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले सबसे पहले टास्क ये है कि जो इंडिया के ये वाला रीजन है उसको अच्छे तरीके से कैप्चर करना है, ठीक है। देन वो खैबर पास और अफगानिस्तान के उन वाले रीजन से जो है वो कहाँ अटैक करेगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अटैक करेगा। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि जो अफगानिस्तान वाले जो बहुत बॉर्डर वाले एरियाज थे, ठीक है, उन काबुल वैली और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स जो हैं उनको अटैक करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो ओहिंद नियर अटॉक के एक रीजन है, ठीक है, ये पाकिस्तान के आसपास ही पड़ता है, ठीक है। 326 बीसी के अंदर वो वहां पर पहुंचे और इस तरीके से उन्होंने जो है अटैक किया। उसके बाद इस वाले रीजन के अंदर जो तक्षशिला का या जो अभिसारा का जो रूलर था, ठीक है, अब जब वो अटैक करेगा तो यहाँ कोई ना कोई तो रूल कर रहा होगा ना इस रीजन को। तो उस टाइम पर जो तक्षशिला का जो रूलर है ना, अभिसारा का जो रूलर है, उन्होंने अलेक्जेंडर की सुजारनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अलेक्जेंडर एक बहुत खतरनाक रूलर था, ठीक है, वो एक स्किल्ड वॉरियर भी था और रूलर भी था। तो यहाँ के जो उस टाइम पर लोकल रूलर्स थे, जैसे कि तक्षशिला का रूलर हो गया या अभिसारा का जो रूलर हुआ, उन्होंने एज इट इज अलेक्जेंडर की उस सुजारनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ का जो एक रूलर था पोरस, उसने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया कि मैं अलेक्जेंडर की सुजारनिटी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब जब वो अड़ जाएगा तो इनके बीच में एक लड़ाई होगी, फिर अल्टीमेटली जो जीतेगा वही हुकूमत कायम करेगा। अलेक्जेंडर ने झेलम को क्रॉस किया भी, झेलम के आसपास में के रीजन में जो है वो क्या करता था, रूल करता था। अब अलेक्जेंडर ने झेलम को क्रॉस किया एक किसी ट्रिकी वे में, क्योंकि पोरस भी एक अच्छा खासा जो है वो रूलर था। ट्रिक से जब उन्होंने क्रॉस किया तो उन्होंने पोरस को हराया इन द बैटल ऑफ हाइडास्क, ठीक। 326 बीसी के अराउंड ये लड़ाई जो है वो लड़ी गई, किस किस के बीच लड़ी गई, अलेक्जेंडर और
पोरस के बीच में। इसको बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ झेलम भी कहा जाता है, कुछ इस तरीके से इसका एक और नाम है, ठीक है, क्योंकि ये बैटल ऑफ झेलम भी कहा जाता है क्योंकि झेलम के ऊपर फर्स्ट लड़ाई लड़ी गई थी। उसके बाद लेकिन अब जो पोरस है वो भी अच्छे खासे तरीके से जो है वो लड़ता है, अलेक्जेंडर अटैक कर रहा है तो वो भी उसको अच्छे खासे तरीके से रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो अलेक्जेंडर को काफी ज्यादा उसकी भाव वो कर देती है कि मतलब पोरस इतने ज्यादा ब्रेवरी से और इतने बड़े रूलर के जो वर्ल्ड लेवल का रूलर है उसको अटैक कर रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है, और उसकी बहादुरी देख के वो काफी ज्यादा जो है वो खुश हो जाता है, उसको एडमायर करना शुरू हो जाता है और उसको काफी बाइज्जत वकार तरीके से जो है वो क्या करता है, ट्रीट करता है। अब उस टाइम पर इंडियंस क्यों हार रहे थे उस टाइम पीरियड के अंदर? अगर एक रूलर सही तरीके से रेजिस्ट कर रहा है, बाकी रूलर सुजारनिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कहाँ जीतेगा वो? ठीक है, जब यूनिटी होगी इंडियन रूलर्स के पास तभी वो जीतेगा, ठीक है, फॉरेनर्स के अगेंस्ट। बट उस टाइम पर सिर्फ पोरस अगेंस्ट खड़ा था, बाकी कोई भी नहीं खड़ा था। अब क्या होता है कि इंडियंस उस टाइम पर क्यों हार रहे थे? क्योंकि इंडियंस के आपसी उस चीज के अंदर उनमें फ्रेंडली रिलेशंस नहीं थे, वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे और उनमें डिसयूनिटी थी। आफ्टर विक्ट्री एट सकाला, सकाला रीजन के अंदर जब उनको विक्ट्री हासिल होती है तो अब अलेक्जेंडर की आर्मी फर्दर जो है वो कहाँ जाती है, फर्दर अटैक करने के लिए जाती है बियास रिवर के आसपास। कहाँ जाती है? बियास रिवर के आसपास अटैक करने के लिए। लेकिन अब आगे एक और ट्विस्ट आ जाता है, ब्यास रिवर के पार फिर वो नहीं जा पाते हैं। अब उस चीज को हम देखते हैं क्यों। ठीक, इसको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक, कि ये आगे फर्दर मूव क्यों, रिवर के बाहर इनके सोल्जर्स क्यों मना कर देते हैं कि हम आगे फर्दर मूव जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर इनके इन्वेजन के अलेक्जेंडर के इन्वेजन के यानी ग्रीक्स के इन्वेजन के इफेक्ट क्या पड़ते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ये वाली वीडियो देखें और उस चीज को अच्छे तरीके से रिवाइज करें, पढ़ें, ठीक है। कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है इस स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।